अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पनामा फैसले के बाद और नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद इस फैसले के आफ्टर शॉक्स अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं। नए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के आ जाने के बाद काबीना की तश्कील है कि होने को ही नहीं आ रही है। इजलास हो रहे हैं, मुशावरत चल रही है, लेकिन ताख़ीर जो है वो मुसलसल हमें नज़र आती है। शहबाज शरीफ साहब को पंजाब से मरकज़ में लाना है या नहीं, इस पर भी गौर हो रहा है। इस हवाले से भी मुशावरत जारी है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्योंकि अब वो रुकन असम्बली के भी अहल नहीं रहे हैं, तो अब क्या वो पार्टी के सदर रह सकते हैं या नहीं, तो कानूनी एतबार से जवाब है नहीं। उस हवाले से भी एक पिटीशन जो है वो सामने आएगी, उस पर भी गौर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो दीगर इल्ज़ामात का सिलसिला है वो भी चल निकला है, जैसे कि आयशा गुललाई की सूरत में इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, आज उसमें भी हमारे सामने एक नई स्टोरी आई कि उनके पर्सनल असिस्टेंट जो है नूर जमान साहब, उन्होंने तो आयशा गुललाई की करप्शन की एक कहानी सामने लाकर रख दी है। नए नए उसमें शॉकिंग रेवलेशंस हैं कि जनाब वो बन्नू फंड से 72 लाख रुपए उन्होंने लिए, लकी मरवत के मंसूबे से 12 लाख रुपए लिए, फिर एक काउंसलर की सीट के लिए जो है वो कोई डील शील उन्होंने की। तो ये भी इल्ज़ामात का सिलसिला यहाँ पर जारी है। हनीफ अब्बासी ने धमकी दे दी इमरान खान को कि 2018 से पहले अगर रेहाम खान की किताब आ गई जो कि इमरान खान से मुतल्लिक है तो फिर क्या होगा। साथ ही साथ अमीर मकाम ने जहां ये बात आज मान ली कि आयशा गुललाई से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी, वहां ये भी धमकी दे दी कि अगर उनके कायद उनको कहते हैं तो वो आधे घंटे के अंदर केपी के हुकूमत गिराने को तैयार बैठे हैं। ये जो सियासी सूरत हाल बन रही है, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अब ये नए वज़ीर आज़म भी आ गए, मुशावरत चल रही है, अभी भी मरी में मौजूद हैं, ये नई काबीना बनने को क्यों नहीं आ रही? कल सोच रहे थे, कल कहा गया था कि हलफ उठा लेंगे, अभी भी कह रहे हैं कि मज़ीद ताख़ीर होगी, और आज तो ये भी खबर आई है कि कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी करने पर गौर किया जा रहा है और खुर्शीद शाह साहब से राब्ते में किए जाएंगे इस हवाले से, और कहा जाएगा कि जनाब आप इसमें हमारी मदद करें, उनको एतमाद में लिया जाएगा। देखें, मैंने तहरीके इस्तेकाक जमा करवाई है आज जी, मैं कल उस पर बात करूंगा। कौमी असम्बली के अंदर सारी बदमाशी हो रही है, धौंस हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, और इस सारे निज़ाम को लपेटने का प्रोग्राम है। मैं पहली दफ़ा 92 चैनल पे सादिया आपको कह रहा हूँ जी, मुझे शकूक पैदा हो गए हैं। जितना अजीम फैसला आया जिसमें जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं था, ख़ानदान को ख़तरा था। शाही ख़ानदान और शाही खून जो है वो अपने अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। और फिर जिस वक्त से एजाज उलैसन साहब लग गए हैं नैब के चेयरमैन, ये नैब को जो वॉच करेंगे, ये इंडिया में भी हुआ, पहली दफा नहीं है। अगर किसी ने कहा तो मैं बुक से निकाल के बता दूंगा। नंबर 1, मेरी तकरीर को इन्होंने काट दिया। मैं इतना ही कैंडिडेट था जितना कोई और कैंडिडेट था। मैं जीतना हारना बात की बात है, इमरान खान का मशकूर हूं, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। सेकंड, किसी पास के बगैर सब लोगों को बुलाया गया, यहां पे सब लोगों को बुलाया गया, कोई पास नहीं था। टोटल कौमी असम्बली सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी थी, कोई भी धमाका और हंगामा आराई हो सकती थी। नंबर 3, कैप्टन सफदर साहब ने और आबिद शेर अली ने नंगी गालियां दी और कहा हम आपकी गर्दन काट देंगे जी, ऑन रिकॉर्ड पे मौजूद है जी जी। नंबर 4 के बाहर निकलने पर मुझ पे हमला किया गया, और स्पीकर साहब ने आज अखबार में बयान भी दिया है कि जी मैंने तो वो तो खबर बनाते हैं, मैं जब तक मुझे आमद पे किसी ने कोई फोन नहीं किया। सही। जब मैं तकरीर कर चुका तो स्पीकर साहब ने कहा कि आप मेरे दरवाजे से जाएं और अपना गाड़ी नंबर दें। मैंने कहा जब अगर मैं इस दरवाजे से गया, बाद में ये कहेंगे वो जान बचा के डर के भाग गया। वो कहते हैं कि जनाब शेख साहब को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही खबर बनना चाहते थे, बनाना चाहते थे। सही बात है, सही बात है। मैं समझता हूं ये शरीफों ने और शरीफों के साथियों ने जो इस मुल्क की असम्बली की दरगत बनाई है, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ इन सब की दुर्गत बनेगी, क्योंकि असम्बली को इन्होंने क्या कहूं सर्कस बना दिया है। अच्छा। और मैंने लिखा है कि बताएं, वो पास लिस्ट बताएं, जारी करें। सही।
आप कहते हैं कि किसी को लाना कोई इन्होंने पास शहबाज नहीं मिला। शरीफ को नहीं है, ठीक, लाना इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं है। ऑरेंज ट्रेन का वहां इतना बड़ा रिएक्शन है कि 120 नंबर जो हल्का है इनके गले पड़ जाएगा। जिस तरह लोगों की बर्बादी की गई है, उनकी प्रॉपर्टियों को तबाह किया गया है और टके शेर के हिसाब से जो पैसे दिए गए हैं सिर्फ चाइना कमीशन खाने के लिए, सिर्फ चाइना बैंक का महंगा कर्जा लेने के लिए, ये सब इनके गले पड़ेगा। और अब ये कहना जनाबे वाला कि ये इस मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं, ये जमहूरियत के सबसे बड़े डाकू हैं। ये आप मेरी बात आज अपने प्रोग्राम में लिख रखें कि ये 18 का इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अच्छा, ये इस मुल्क में बताना चाहते हैं कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता और हमारे बगैर हम ना हो, नवाज शरीफ खानदान ना हो तो इस मुल्क में जनाब अली अखाड़ पिछाड़ हो जाएगी। ये इनका एजेंडा है। ये टकराने जा रहे हैं अदलिया से भी और दिल से फौज का नाम नहीं ले रहे, अंदर से पूरी प्लानिंग है इनकी। और इनका आइडियल है टर्की प्रेसिडेंट, टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं वो इनके आइडियल हैं, वो इनके नए उस्ताद हैं। मैं अल्लाह ने मेरे ज़हन में अभी ये बात डाली है, ये इसी साल में कोई हंगामा करके रहेंगे, कोई हादसा करके रहेंगे। उस हादसे और गलत फैसला इनके पांव पे पड़ेगा। इनका दिमागी तवाज़न उस मेयार का नहीं रह गया जो किसी मुल्क की क़यादत के लिए ज़रूरी होता है। सो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त के बाद और मुश्किलात पहले और बाद शुरू हो जाएंगी और तो 3-4 महीने ये बड़े करना क्या हैं। चाह रहे हैं आप? ये जो बात कर रहे हैं आपके जहन में, ये आपकी राय क्या है? ये क्या कर सकते हैं? देखें, जावेद कमर बाजवा साहब ने, मैंने एक अखबार में पढ़ा, अगर गलत पढ़ा हो तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, कि वो इस हल्फ और टेकिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई हम तो जो कानून आइन का फैसला है फौज उसके पीछे खड़ी है। सही। लेकिन फौज इनकी चापलूसी में नहीं खड़ी, फौज इनको जी हजूरी के लिए नहीं खड़ी। फौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लिए है। और जावेद कमर बाजवा ने साबित किया कि आइन को, कानून को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा, वो हो के रहा। उन्होंने पहले कहा था जो आइन और कानून का फैसला होगा वही होगा। कोई असम्बली नहीं टूटी, एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया। अगर मिनिस्ट्री बनाने में आपको तकलीफ हो रही है तो ये आपका मसला है। मैं आपको कह रहा हूं कि 120 में से शहबाज शरीफ नहीं लड़ेगा। और ये बात मैंने बहुत पहले की थी। लोग मुझे कहेंगे कि ये कह के ये कलसूम नवाज साहबा जो हैं वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं। अच्छा। ये बात मैंने जिस दिन फैसले आ रहे थे तो लोग कहते थे क्या होगा, मैंने कहा था 5 में फेल होगा और कलसूम नवाज, क्योंकि 7 दिन हफ्ते तक लोग देखेंगे जी, परसों तक देखेंगे, सोमवार तक। सुप्रीम कोर्ट में ताजवारी साहब ने, नैब ने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम जो प्ली करेंगे कि हुदैबिया पेपर को खोलने की इजाजत दी जाए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी जमानत कराएंगे, इसाक डार भी जमानत करवाएगा। बट सर वो ये इनके एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ साहब ने बात की थी 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो फाइल करेंगे अपील, लेकिन कुछ किया नहीं। अभी तक 7 दिन गुजर गए हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह की मूव सामने आई नहीं। मेरा ख्याल है कल 7 दिन होंगे, परसों, क्योंकि जुमे को फैसला आया था। सर उससे 2 दिन पहले ही बात उन्होंने की कोई थी। बात नहीं, सोमवार तक देख लेंगे। 2 दिन आगे क्या पीछे क्या, हफ्ते को शायद पेश कर दें। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट में बयान देने के बाद अगर ये पेश नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त देंगे। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब, उन्होंने अभी मुझसे फ़ोन पे बात की है। उन्होंने मुझे कहा है कि शेख रशीद अगर सोमवार के दिन तक ये नहीं दाखिल हुआ तो सोमवार को मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील करूंगा इन्हीं जजेस के आगे। और जब जस्टिस एजाज एहसन साहब खुद इसको कमान करेंगे तो मेरा ख्याल है वो उस बेंच में मौजूद थे जहां इन्होंने स्टेटमेंट दी है जी। और सारी वर्डिक्ट इनकी मौजूद है। बचने की गुंजाइश कम है। जो मर्जी ये बहाना कर लें और ये कहे एक मामूली सा कामा लिया था। अभी तो रेफरेंस गए ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुए हैं, लगे ही नहीं है। अभी तो कोर्ट नहीं शुरू हुई है इनके रेफरेंसेस की, तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। सब ने बेलें करानी है और बिल आखिर इन्होंने जेल जाना है। उससे पहले ये हंगामा रही चाहेंगे, ये फैसला नहीं चाहेंगे किसी कोर्ट का इनके खिलाफ आए। सही। तो ये जो ये नहीं चाहेंगे कि एक ही बंदे के खिलाफ फैसला आ गया उनके ख्याल में काफी है। ये चाहेंगे कि उनकी नस्लें बची रहें। उससे पहले ये हंगामा राई कराएंगे
और ये इनके जो प्रोग्राम है, इनके जो इरादे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। और उस खौफनाक में शायद मैं ये कह रहा हूँ ये सारा निज़ाम उलट पुलट ना हो जाए। इनका एजेंडा खौफनाक है। अच्छा। इनका एजेंडा ख़तरनाक है। इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिए हुए हैं अपने मेंबरों को, और जब उन सब को पता लग गया कि भाई खेल ख़त्म, पैसा हजम है, फिर उनके सोचने के अंदाज भी अपने अपने होंगे। क्योंकि हम बहुत कहते थे कि नवाज लीग की तरफ से कहा गया कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, तो जमहूरियत के खिलाफ तो साजिश नज़र नहीं आई। जमहूरियत अभी भी चल रही है, एक शख्स चला गया, दूसरा आ गया है। लेकिन शेख साहब, ये जो आपने 120 की बात की है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से कंटेस्ट नहीं करेंगे, कलसूम भी सामने आ सकती हैं, तो इसका पॉलिटिकली कितना फ़ायदा नून लीग को हो सकता है कि वो जो हमदर्दी का वोट है, सिंपथी का वोट है, नवाज शरीफ की अहलिया होने के हवाले से वो इनको मिल सकता है? ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमदर्दी का वोट मिल सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ अगर बतौर चीफ मिनिस्टर भी हों और बतौर MNA इलेक्शन भी लड़े, ये इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है, और वो आप कह रहे हैं कि उसी दिन आपने कह दिया था कि ये नहीं आएंगे यहाँ पर मरकज़ के अंदर। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अभी जब हम असम्बली के अंदर वहाँ जो कुछ हुआ उस दिन उसकी बात कर रहे थे, तो अब ये एक नाअहल शख्स नवाज शरीफ, जो कि अब वज़ीर आज़म तो क्या रुकने कौमी असम्बली के भी अहल नहीं है, 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली है, जब तक ये दोबारा अगर रिव्यू में हटा नहीं दी जाती कोर्ट की तरफ से, तो उनके नए वज़ीर आज़म के रोस्ट्रम पर उनकी तस्वीर देखी, बैनर्स उनके उठे हुए देखे, उनके हक़ में नारे लगाए गए, तो ये क्या अदालत की तौहीन नहीं है? सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। जो वहाँ पोर्ट्रेट आए हैं, क्या इनके नोटिस में नहीं थे असेंबली के स्पीकर के? बच्चा ना बने, ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम पीछे हदायत से हो रहा है। इस कौमी असम्बली की इज्जत नेस्त तो नाबूद हो गई है एयाज सादक की मौजूदगी में। एयाज सादक की मौजूदगी में ये डिबेटिंग क्लब भी नहीं रहा। अगर ये होता कि ये डिबेटिंग क्लब रहा है, फिर भी मैं कहता चलो कोई बात नहीं। ये तो गाली गलोच का एक जुमा बाजार बन गया है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। ठीक, तो स्पीकर साहब के हवाले से ये जो रवैया है, ओबियसली इसकी शिकायत तो काफ़ी अरसे से आपने ख़ुद कई बार की हैं। आपको लगता है कि अभी जो काबीना के हवाले से बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करने की ख़बरें हैं कि जनाब इतनी पार्टीज़ जो अपोजिशन की हैं या जिन्होंने इनका साथ दिया है, MKM हो गई, JUIF हो गई, कि मामला जो है वो वजारतों की बांट पे आकर रुका हुआ है? देखें, वो ज्यादा से ज्यादा वजीर बना लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा जी। वजीर जब आदमी बन जाता है तो उसके लिए ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं हलकों में। और ये बात अब इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, जोडो कराटे की तरफ जा रही है। मैं अपने हलके में आज मैंने पहली दफा कहा कि हालात खराब होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब और उसकी पार्टी जो नाहल हो गए हैं, सारे फैसले की कुव्वत अपने पास रख रहे हैं और आगे कठपुतलियां नचा रहे हैं। और कठपुतलियां नचाने के लिए एक स्टपनी प्राइम मिनिस्टर ले आए हैं। वो स्टपनी जो है 45 दिन नहीं चलेगी। 45 दिन से अंदर अंदर ही ये नए फसादात और नए हालात और नए लड़ाई और नए हादसों को जन्म देंगे, क्योंकि इस पार्टी ने ये सीखा ही नहीं है कि शाही खून के अलावा ये रन कर सकती है। इस पार्टी के अंदर ये सोच ही नहीं पैदा होने दी गई, गुलामों की सोच है। अब PTV देखें, उसने मेरी तकरीर काट दी। 21 लाख रुपया ताउल्ला कासमी तनख्वाह लेता है जी, और लाखों रुपए के उसके टूर हैं दुबई के, लाखों रुपए के दुबई में। एक अखबार के अंदर क्योंकि वो छप रहा है और टीवी पे उसका कंट्रोल है और उसको वो ब्लैकमेल कर रहा है। किसी MD को उसने चलने ही नहीं दिया, किसी MD को PTV में चलने नहीं दिया, और सारे रिश्तेदारों को PTV में लगा दिया उसने। आप डिटेल देखें। अब किस किस को जेल में भेजेंगे आप? ये इस मुल्क में सारा निजाम ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। सारा निजाम ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। और इन्होंने जो चोटी के लायर रखे, करोड़ों रुपए की फीस थी एक एक की,
और वहां मैं एक बैरिस्टर सजील जो है बेचारा यंग लड़का, उसके साथ मिलके मैंने ये केस लड़ा है। केस बड़ा ओपन था, कहते हैं जी हमें उकामा का मसला है। बाबा, सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग का है जिसका केस लगना है, ये पार्क लेन के घरों का 800 करोड़ रुपए का एक एक फ्लैट है, और हिल मेटल का मसला है, अल अजीजिया का मसला है, और पता नहीं किस किस चीज का मसला है। और अगर ये इक्तदार में नहीं होंगे, ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी, ये बेहोश हो जाएंगे। ये तो सोचते थे कि JIT में इन्होंने मिठाइयां बांटी, मैंने कौमी असम्बली में कहा आपने तो मिठाइयां बांटी के जनाब अली। फिर आप कह रहे थे जनाब अली हमारे रेफरेंस तो 4-4 साल में फैसला होता है, ये रेफरेंस भी 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाएंगे, घबराए नहीं। बट शेख साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आप सियासी गोली की तरह लगेंगे। बिल्कुल ठीक, आपने जो कहा कि 45 दिन बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं अच्छा, मैं ओके, आई विल बी लाउड। मैं आप ये 45 दिन की जो बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जनाब ये 45 दिन से पहले ही कोई महाज ज़राई करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चाह रहे हैं, तो वो खुदा न खास्ता किस जानिब जा सकते हैं, या ये क्या सोच क्या रहे हैं? क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि जनाब फ़ौज ने इसके अंदर न्यूट्रल रहकर बड़ा अच्छा काम किया है, आइन और कानून की बात करते रहे हैं, आर्मी चीफ के भी जो बयानात आए हैं, कहीं पर कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है कि जी आला अदालत में मामला है, कानूनी एतबार से चल रहा है। ये जो कह रहे हैं जनाब अली, साजिश के डायरेक्टरों को जानते हैं, सबसे बड़े डायरेक्टर ये खुद हैं, सबसे बड़े डायरेक्टर ये खुद हैं। मुल्क का वजीर आजम भी हो और कायमा भी लेके रखा हो, यार हमारी इतनी नाक कटाओ, आ गई हमारी छोटी छोटी नाकें हैं, हमारी कोई इटालियन नाकें नहीं है जो कट मर के भी बच जाएंगी, हमारी इतनी नाक कटाओ जो हमें नाक लेकर चलना पड़ सके। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अभी तो लोग कह रहे हैं कि 35 से, मैं 25 कह देता हूं, 25 से 40 MNAs के पास भी कामे हैं, 25 से 40 MNAs के पास भी कामे हैं। सो ये तो अब केस, रोज ही केस लगा करेंगे। PTV को एक पूरे स्टेशन, हर स्टेशन को सवाए हमारी तकरीर रोकने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क में और अब बहुत चैनल हैं। वो दिन खत्म हो गए जब खलील खान फाख्ता को उड़ाया करते थे, अकेला PTV था तो उसकी बदमाशी थी। अब लोग PTV की तरफ देखते भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं PTV किस चैनल पे आता है। 21-21 लाख रुपया दे रहे हो, 4 अरब रुपए का खसारा है PTV का। अगर मैंने बिजली का बिल ना रखा होता, बिजली के बिल में 30 रुपए, तो आज भूखे मरते, तनख्वाह ही ना दे सकते। ये तो बिजली के बिल को मैंने बदनाम होके, सारी दुनिया की गालियां सुन के PTV के 30 रुपए बिजली के बिल पे डाले, तो आज ये सूरत हाल है। वरना तो PTV को ताला लग चुका होता और सुपर स्टोर खुल चुका होता कोई यहाँ पे। सही। अच्छा शेख साहब, अभी जो आपके साथ उस दिन हुआ, यकीनी तौर पे उसकी मजम्मत सबने की, होनी भी चाहिए। हमने देखा है कि आप जैसे बाहर निकलें तो किस किस्म का अटैक था। लेकिन एक और इससे जुड़ा सवाल कि अपोजिशन के इजलास हुए, कहीं पर मुत्तफिक नहीं हो सके तमाम लोग आपके नाम पे। कहीं उसकी वजह यह है कि एक रोज़ पहले ही इमरान खान साहब ने जरदारी साहब को टारगेट कर लिया, जो उनके बारे में हमेशा कहते हैं कि वो टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते, वो ये नहीं देखते कि सियासत को किस तरीके से लेकर चलना है। आपको लगता है कि आपके नाम पर पीपल्स पार्टी की तरफ से इत्तफाक ना होने की वजह ये है? मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा, इमरान खान का क्राउड डिफरेंट क्राउड है। इमरान खान का सपोर्टर यूथ जो है वो किसी करप्ट को नहीं देखना चाहती। इवन बास करप्ट उसकी पार्टी में आते हैं तो वो खुल के बातें करते हैं। सो इमरान खान के पहले आप डॉन अखबार निकालें, उसमें फ्रंट पेज पे स्टोरी लगी हुई है, अब्बासी, शाह एंड शेख रशीद विल कंटेस्ट द इलेक्शन। फ्रंट 5 कालमी सुर्खी है। और जो कराची में इजलास हुआ, मैंने शाह साहब को कहा आपने ये सवाल कर दिया है, इसलिए मैं इसको जवाब देना चाहता हूं, वरना मैं अब सियासी तौर पर ज़रा थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करता हूं कि मेरी वजह से कोई मसला ऐसा ना बने। सो ये कराची में इन्होंने फैसला कर लिया था कि इन्होंने कंटेस्ट करना है। ठीक है। सो अगर पीपल्स पार्टी इमरान खान के नॉमिनेटेड कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकती थी, तो इमरान खान की पार्टी इनके कैंडिडेट को कैसे वोट दे सकती थी? ठीक है। तो ये ऑलरेडी कायदे आजम के परवेज लाई ने, कायदे आजम लीग ने हमें वोट दिया और तारक बशीर ने। बाकी पीपल्स पार्टी MQM से आपको पता है कि उनके मसाइल बड़े गंभीर हैं और उनका नजरिया जरूरत कराची को देख के होता है। हमेशा वो गलत टाइम पर गलत फैसले करते हैं, लेकिन ये फैसला उन्होंने इसलिए दुरुस्त किया कि शायद उनको कोई वहां कराची में फायदा पहुंचेगा नहीं। ये मैं बता देना चाहता हूं उनको।
ठीक, अच्छा, अभी आपने काफ लीग का क्योंकि जिक्र कर दिया है तो थोड़ी टाइम पहले खबर भी चल रही थी कि NA-120 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो अपना उम्मीदवार लाने का सोच रही है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। तो ये क्या अगर अपना उम्मीदवार लाते हैं तो उसके खैर ज़ाहिर है उस तरीके से PTI या नून लीग का मुकाबला तो नहीं कर सकते, बट ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट करें या उस हवाले से कोई PTI इनसे रब्ता कर रही होगी? अभी बहुत दिन पड़े हैं, सियासत अभी सोमवार मंगल से शुरू होगी, बड़े दिन पड़े हैं और इसमें बात कर लेंगे हम उनसे और वो बात सुनते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात करेंगे उनसे। ठीक है, आप बात करेंगे उनसे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा गुल अलाई भी कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बहुत सारे तजादात मौजूद थे। जब उन्होंने इल्ज़ामात लगाए तो लोग कहते हैं, डिमांड करते हैं कि आप सबूत भी सामने रख देती, तो वो नहीं आए हैं। आज उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट जो थे उन्होंने भी उनकी करप्शन के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात कर दिए। तो ये भी क्या उसी साजिश या वो जो उसी कोशिश जिसका आप जिक्र कर रहे थे नून लीग की तरफ से जारी है, ये तमाम चीज़ें उसी की कड़ी हैं? देखें, इस मुल्क में जेन्युइन अपोजिशन सिर्फ इमरान खान कर रहा है और शेख रशीद उसके साथ कर रहा है। मैं फिर दोहराता हूं, इस मुल्क में जेन्युइन अपोजिशन इमरान खान कर रहा है और उसके साथ शेख रशीद कर रहा है, बाकी सब 2 नंबर की अपोजिशन है। जैसे हालात होते हैं वैसा टर्न लेते हैं। इमरान खान वहीं खड़ा है सपूत की तरह और शेख रशीद उसके साथ खड़ा है। बाकी गला लई शही, मैं पार्टी में इतना, मेरे तो पिंडी में नाला लई बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, आज फिर चढ़ी हुई है। बाकी मैं ऐसी बातों पे कभी तबसरा नहीं करता। कौमी इशूज़ पर आप मुझसे जिस किस्म का बयान लें, सो नवाज शरीफ की हुकूमत ये समझती है कि हमें टॉपल करने में इमरान खान ने एक कलीदी किरदार अदा किया। वो लगा रहा और जब तक वो इमरान खान को नीचे दिखाने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं उसमें खुदा न करे वो कभी कामयाब हों, उस वक्त तक उनको लगी हुई आग ठंडी नहीं होती, क्योंकि जब भी 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ साहब लेते हैं वो नाकाम होते हैं। और MQM के फारूक सत्तार ने जो आखिर में शेर पढ़ा वही उनकी तकरीर का हासिल था कि उनसे उसका तर्जमा मैं मुनासिब नहीं समझता, मेरे अच्छे तल्लकात हैं, लेकिन जो पिछली दौरों में उनके साथ होती आई है वो अब भी उनके साथ वही होगी इंशाअल्लाह ताला। ओके, अब ये क्योंकि आयशा बीबी के हवाले से सवाल मैंने इसीलिए किया था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनके पीछे नवाज लीग का हाथ है। आज अमीर मकाम ने एतराफ़ किया है कि उनकी फ़ोन पे बात हुई थी आयशा गुल अलाई से। अब साथ ही साथ अमीर मकाम ये कहते हैं कि मेरे पास आधी से ज़्यादा KP के असम्बली के लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि परवेज़ खटक से नाराज़ हैं। अगर कायद यानी नवाज शरीफ साहब हुक्म दें तो आधे घंटे के अंदर वो ये असम्बली जो है वो गिरा सकते हैं, कि हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। और साथ ही हनीफ अब्बासी साहब का ये कहना कि इमरान खान, अगर 2018 से पहले रेहाम खान की तुम्हारे बारे में किताब आ गई तो क्या करोगे? तो ये तो फिर वाज़े इशारे आ रहे हैं कि कौन है पीछे। आज मेरे वकील ने हनीफ अब्बासी के कोर्ट में उन्होंने मुझ पे 10 अरब रुपए का दावा किया है हद के इज्जत का। उसने कहा जी हमने कहा ये मंशियात फरोश है। 10 अरब रुपए की इन्होंने एफिड्रीन जो है मंडी में और मंशियात फरोशी की है। हम इस पे स्टैंड करते हैं और हम इस पे स्टैंड करते हैं कि इन्होंने 500 किलो की आधी टन की शिपमेंट की हैं मंशियात फरोशी की। सो वो वक्त नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। इमरान खान पे कोई पहला हमला नहीं हो रहा। इमरान खान जो है हर हमले के बाद उसमें बड़ी रेजिस्टेंस पावर है। वो दोबारा वो क्या कहते हैं SSG मेरा स्टाइल जो है वो रिएक्ट करता है और इससे ज़ोरदार रिएक्ट करेगा। और आपको KPK में अगर गवर्नमेंट तोड़ सकते हैं तो तोड़ के दिखाएं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। फिर गवर्नमेंटें टूटनी है, फिर गवर्नमेंटें अगर टूटनी है, यही आपका एजेंडा है तो बिस्मिल्लाह करें ताकि शुरुआत हो जाए इस काम की। ठीक, शेख साहब आपने आपकी तरफ से ये भी कहा गया था इस फैसले से पहले कि अगर नवाज शरीफ नाअहल होते हैं तो इनकी पार्टी में बड़ी ग्रुपिंग हो जाएगी। आपको लग रहा है कि मामला उस तरफ जा रहा है?
अभी तो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अभी तो 20 मेंबर सिर्फ नहीं आए। अभी जो गैर हाजिर मेंबरों की तादाद है इनकी 20 है, और MQM के भी इनको वोट मिले हैं जो कि हालात के तकाजे के मुताबिक हैं। जब वक्त आएगा तो फजलुर रहमान के भी वोट ऐसे नहीं रहेंगे। सो ये बनाने दें आप कैबिनेट, इसका रिएक्शन देखें, उनके मामलात देखें। ये मैं आज भी कायम हूं, जो मैं कहता था 20 से 35 मेंबर जो हैं इनके हिले हुए हैं और उन्होंने फैसले करने हैं, और वो फैसले ज्यादा दूर नहीं है, इन 45 दिनों में ही हो जाएंगे। ठीक है। अभी काबीना के हवाले से भी खबरें ये सामने आई कि सोचा जा रहा है जो अकामा होल्डर्स हैं उनको काबीना का हिस्सा ना बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ हो गए, एहसन इकबाल हो गए, या और लोग हो गए, और चौधरी निसार साहब का भी कि जी वो दूर ही रहना चाहते हैं इस काबीना का हिस्सा बनने से। चौधरी निसार साहब का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? कभी लगता है कि वो पार्टी से नाराज़ हैं, कभी लगता है कि नहीं अब पार्टी में वापस आ गए, खुश हो गए, कभी लगता है पार्टी छोड़ रहे हैं। वो चाह क्या रहे हैं स्टेज पे? परसों मेरी असम्बली में उनसे गपशप हुई थी 1-2 मिनट। मैंने कहा भी तुझे अपनी तकरीर में मेरे अलावा कोई नहीं मिला, 3 दफा तूने जिक्र किया मेरी ट्रेन का। कहता तूने मुझे डरपोक कहा। मैंने कहा सारी सियासत तू ऐसी कर रहा है। और अब जो उसने फैसला किया है कि ना मैं मेंबर रहूंगा, ना मैं असम्बली में रहूंगा, ना मैं मिनिस्टर रहूंगा, मेरा ख्याल है चौधरी निसार की पर्सनैलिटी को उसकी तकरीर ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अच्छा, एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मैं उनको कहता हूं कि उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उनकी तकरीर नहीं थी, और उनकी सियासत जो है वो इस वक्त जो जा रही है वो मेरा ख्याल है उस लाइन और लेंथ पर नहीं है जो चौधरी निसार की लाइन और लेंथ होनी चाहिए। हम भी हैं, मर गए हैं, हम अकेले मेंबर हैं, अकेली सीट से हमने 62-63 का झंडा गाड़ा है अल्लाह के फजल से। कोई क़यामत नहीं आ गई, हमारी जान को एक छोड़ के 10 खतरे हों। मरना तो अल्लाह की तरफ से है ना। अगर मैं मारा गया तो इसका मतलब यह है कि मुझे इन्होंने मारा है, इनकी क्या औकात है, मेरा वक्त ही मुतय्यन है। और मुसलमान का ईमान होना चाहिए, इज्जत, जिल्लत, तरक्की, तनज़ली, सेहत, बीमारी, जिंदगी और मौत ये अल्लाह की तरफ से है, और मौत मेरी हिफाजत कर रही है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। और चौधरी निसार की सियासत मेरा ख्याल है उस पिच पर नहीं है, उस लाइन और लेंथ पर नहीं है। बट क्योंकि वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर चुके थे कि अगर ये नाहली का फैसला आता है, बल्कि नाहली भी छोड़ दें, उन्होंने कहा था पैनमा का जिस दिन फैसला आएगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो नए वजीर आजम के तो बगल में बैठे हुए थे ये उस दिन असम्बली में। यह आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि जब वो तकरीर भी ऑल ऑफ सडन हुई, बाज लोग ये भी कहते हैं कि उनको क्योंकि लेटर आ गया इंटीरियर मिनिस्ट्री में कि कल के इंतजामात किए जाएं, वरना शायद वो तकरीर रुकी जाती। अच्छा। वो लेटर आ गया इंटीरियर मिनिस्ट्री में, पता नहीं गलत या सच, ये चौधरी निसार ही इसकी तरदीद कर सकते हैं, इसके लिए चैनल्स हाजिर हैं। ठीक। और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि किस वक्त स्टपनी प्राइम मिनिस्टर कहे आए और मेरे साथ LNG पे मुनाजरा करें। सही है वो, क्योंकि असम्बली में उस दिन तकरीर में तो कह रहे थे कि मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए। ये जो इनके हवाले से LNG स्कैंडल है, इस पे आप कितने पुरएतमाद हैं, पुरुमीद हैं कि ये नाहल हो जाएंगे? क्योंकि नैब ने कहा है कि हमारे पास इनका LNG के हवाले से कोई केस मौजूद नहीं है, तमाम बंद हो चुके हैं। देखें, ये सारे नवाज शरीफ के केस भी 17 साल पहले बंद हो चुके हैं, और ये सारे केसेस 19 के केसेस 17 साल पहले बंद हो चुके हैं। ये खोलने पड़े हैं, और ये ठीक कह रहे हैं कि कराची में ये सारे मिलके दाऊद और वो क्या नाम है शाहिद इस्लाम इसके साथ PIA में भी फिनांस डायरेक्टर था, और शाहिद इस्लाम इनके साथ ब्लू एयर में भी था। ये सारे लोग करप्ट लोग जो होते हैं ना, अपने खासुल खास रखते हैं जो कि करप्शन में इनके साथ मुलव्वस हो। मैं आपको ये कहता हूँ ये 200 अरब की करप्शन जो है, ये मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो केस मिल जाए जो नैब के पास वहाँ था कराची में। अगर वो मिल गया तो मैं मंगल वाले दिन या सोमवार या मंगल किसी एक दिन इलेक्शन कमीशन में पहली पिटीशन दूंगा, और मेरी कोशिश होगी वो रिजेक्ट हो जाए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊं। ओके। और शेख साहब, अब पिटीशन की बात हुई है तो एक और वो जो पिटीशन के जी अब नाहल हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है, रुकने कौमी असम्बली भी नहीं रह सकते हैं, गो के नून लीग तो कहती है दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, दोबारा जीतेंगे, दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन है अगर अदालत ही ये 62(1)(f) के तहत की गई नाअहली हटा दे तो। लेकिन ये जो इनका सारा प्लान है कि अब हम जाएंगे GT रोड के ज़रिए, जैसे हमने अदलिया बहाली तहरीक चलाई थी, उससे क्या सियासी तौर पे ये इनको गेन हो सकता है?
वही कि ये निज़ाम ख़तरे में पड़ जाए, किसी जगह कोई हादसा हो जाए। देखें, पिछली बार भी जब ये गुजरांवाला से वापस चले गए तो पीर बधाई अड्डे में एक सुजुकी ब्लास्ट हुआ। उस आदमी ने इस्लामाबाद में, उस सुसाइडर ने इस्लामाबाद में इनकी रैली पे हमला करना था। मैं क्योंकि 2-3 खुदकुश हमलों से बच चुका हूं और वो चढ़ते चढ़ते जो सुजुकी पे चढ़ा वो बंदा खुदकुश, तो वो फट गई, उसमें मुसाफिर भी मर गए, वो भी खुदकुश मर गया जिसने वो लगाई हुई थी बारूद। सो ये जो कुछ करने जा रहे हैं, आपकी और मेरी लाशों पे सियासत करने जा रहे हैं। आप तो ये सारे बुलेट प्रूफों में होंगे और ख़ास तौर पर ये जोर दे रहे हैं जिन शहरों पे, वो मैं अभी बात नहीं करना चाहता, लेट द टाइम कम। और जिस तरह की इनकी मनसूबा बंदी है मेरे सारे नोटिस में है और ये अपना काम ख़राब करने जा रहे हैं। अल्लाह गवाह है कि जब किसी पे बुरा वक्त आता है, अल्लाह कुरान में भी कहता है कि उसको उसकी जो ज़हनी सूरत हाल है, जो उसकी कैफियत है, कि वो गलत फैसले किए जाते हैं और ये गलत फैसले कर रहे हैं, गलत फैसले कर रहे हैं। और इन फैसलों से यकीनन इनका शायद ये मकसद हल हो जाए कि जमहूरियत लपेट दी जाए, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जमहूरियत में रहते हुए इंसाफ का आलम बुलंद होगा और ये मुल्क इन मसलों से भी निकलेगा जिसमें इन दलदल में इन करप्ट लोगों ने डाला हुआ है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो नून है वो हो गया अब नाअहल, वो ना वज़ीर आज़म है, ना वो रुकने कौमी असम्बली बन सकते हैं। अब ये जो पार्टी सदारत है, इस पर भी कानूनी नुक्ता ये है, कानून ये कहता है कि वो हेड नहीं हो सकते इस जमात के भी। तो आपको लगता है कि यहाँ से भी फिर ये अगर पिटीशन जाती है जो PTI सोच रही है लेकर जाने की, तो इनको फिर हटना पड़ेगा और किसी और को बनाना पड़ेगा अपनी जगह पार्टी का सरबरा? पार्टी भी मखदूम साहब उसके हेड हो गए थे, उसका निशान नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही देखें, ये सियासी तौर पर हर सूरत में जिंदा रहना चाहते हैं। इन्होंने इतने सालों में जो दौलत लूटी है उनको खतरा लाहक हो गया है। और जब मैं नाम लेता हूं, ये मुझसे डरते क्यों हैं, मुझे क्यों खत्म करना चाहते हैं, मुझे क्यों कत्ल की धमकियां असम्बलियों में देते हैं? क्योंकि मैं कहता हूं कि सैफुर रहमान और ये वकार और शेख सईद, इन 3 आदमियों को पकड़ लो, IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे निकल आएंगे। इनको डालें ECL में, ये आए और कतर की गाड़ियों में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस। देखें, मैं पाकिस्तान का पहला आदमी हूं जिसने कहा कि अय्याज सादक शायद इसलिए ना आए कि लाहौर में 2 प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं देख सकते, इसलिए खाकान अब्बासी के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक। और कलसूम साहबा क्योंकि वो मखसूस नशिस्तों से अगर आती तो वहां पहले ही एक लंबी लिस्ट है, सो उनका उस तरह आना मुमकिन नहीं था। इस तरह मुमकिन है वो उनको इलेक्शन में लाएं और उससे पहले ऐसा गदर मचा दें, ऐसी अनारकी मचा दें, ऐसा इस मुल्क में तूफान खड़ा कर दें कि जो शुरफा की वोटें हैं, जो बाज़मीर लोगों की वोटें हैं, जो हक परस्तों की वोटें हैं, वो घरों में दब जाएं और वो बाहर ना निकलें। सो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि ये सारा सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। एंड दिस इज देयर डिजायर एंड डिमांड। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब सबने कहा, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, कि जनाब एहतसाब होना चाहिए, टॉप से आगाज़ होना चाहिए, वो चलें सुप्रीम कोर्ट को सब लोग, और GIT के मेम्बरान को क्रेडिट देते हैं कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें उन्होंने अवाम के सामने लाकर रख दी। लेकिन बाकी जो इदारे हैं जो काम शुरू से नहीं करते आए हैं, या दीगर लोग, जो बड़ी एक तवील फहरिस्त है, उन तक भी एहतसाब का सिलसिला जाता आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तो बड़ी मुश्किल से यही हुआ है, एक पैगाम दिया कोर्टों ने कि हम अभी जिंदा हैं अभी, और ये कोर्टें नजरिया ज़रूरत का भी फैसले करती रही हैं। ये वाहिद 5 जजेस हैं जिन्हें नवाज शरीफ साहब किसी कीमत पर नहीं खरीद सके। अगर एक मीडिया को खरीदते हैं तो दूसरा मीडिया खड़ा है उसकी मुखालफत में, दूसरे को खरीदते हैं तो तीसरा खड़ा है, तीसरे को खरीदते हैं तो चौथा खड़ा है। सो दुनिया वही, उसके पास रिमोट है, वही चैनल देखना चाहती है जहां सच और हक की बात हो रही है। हमारे साथ कोई
सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, क्योंकि हम सच और हक की आवाज हैं, इसलिए लोग हमें सुनना चाहते हैं और लोग चैनल चला के ढूंढते हैं कि शेख रशीद किधर है। हमने कोई ऐसा सिस्टम, हमारा तो कोई मीडिया सेंटर ही नहीं है, हमारा तो कोई सोशल वो इंटरनेट क्या होता है जी, ये जो कुछ ये करते हैं, हमारा तो कोई नहीं है। ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए पीटीआई के वर्कर और उनके जो हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो शेख साहब आपके बड़े फॉलोअर्स हैं। अल्लाह की तरफ से हो गए हैं वो आसिम साहब और ये शहजाद। आसिम साहब तो हमारी पार्टी के हैं, कराची वाले, सो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये दोनों लोग, आसिम भी और शहजाद भी पिंडी में, दोनों राय अल्लाह की रजा के लिए हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन हमने अभी ये काम नहीं सीखा। ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक बड़ा अहम नुक्ता है, पिछले दिनों वो जो चेयरमैन नादरा होते थे तारिक मलिक साहब, क्योंकि उन्होंने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया था कि जिसकी तरफ ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कि एक तो फैसला आ गया, अब ये जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जगह। अब धरना था तो रोज़ाना देखते थे कि जी इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी का इजलास हो रहा है, धरना बंद हुआ, सब गायब हो गए। इवन पीटीआई के मेंबरान भी कहा जाता है कि उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं आती, इस्लाहात नहीं आती, जब भी इलेक्शन होते हैं इस साल अगले साल फिर से वही शोर मचना शुरू हो जाएगा कि जी धांधली हो गई, फिर लोग सड़कों पे आएंगे। आप सही कह रहे हैं, इंशाअल्लाह सड़कों पे आने वाली बात नहीं आएगी। जो नवाज शरीफ फसल बोने जा रहा है, इसमें से एक नया निज़ाम जन्म पाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि नवाज शरीफ के हामी इस मुल्क में बाहर निकलेंगे, फिर इस मुल्क में वो लोग भी निकलेंगे जिनकी बेटियों के बाल घरों में बैठे सफ़ेद हो गए हैं और उनके पास रिश्ते के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके बेटों की उम्र पूरी हो रही है, नौकरी नहीं है। 20 लाख लोगों में से 10 लाख लोग बेरोज़गारी के लिए हर साल में इजाफा करते हैं। 35 अरब रुपया नहीं, डॉलर। 70 सालों में 40 अरब डॉलर जो है, 40 बिलियन डॉलर लिया गया कर्जा, और नवाज शरीफ साहब ने 35 बिलियन लिया है, जिसको ये कहते हैं बड़ी मुस्ताक। 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कम हुई है और 10 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट बढ़ गई है। मुल्क कैसे चल सकेगा जी? बिल आखिर मामों ने आ जाना है कि पैसे दो जी, नहीं तो बम दो। कहना ये मुल्क ही नहीं चल रहा। यही प्रोपोगंडा और प्रोग्राम है, यहाँ खाना जंगी हो, यहाँ आगे लगे, यहाँ गोली चले, यहाँ टीयर गैस चले, यहाँ खून जले, ये पता लगे कि ये बड़ा जनाब ज्यादती हो गई है कोर्ट ने। यही एक कमाल का फैंसी काम हुआ है कि अदलिया ने कानून और आइन के तहत करप्ट लोगों को पनामा में सजा दी है। अगर ये पहले ही स्टेप डाउन कर लेते तो शायद खानदान बच जाता और ये 17 साल के केसेस बच जाते। अल्लाह को ऐसे मंजूर नहीं। बट आपने जो बात की है कि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इसमें से एक नया निज़ाम जन्म लेगा, तो वो क्या निज़ाम हो सकता है, वो क्या सिस्टम आप देख रहे हैं? अभी तो मैं नवाज शरीफ की हमाकतों को देख लूँ और उसकी रिएक्शन को देख लूँ, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दे दी है कि ये लोग जिस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, इसका नुकसान सबसे ज्यादा इन्हीं को होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। ठीक। और मुल्क के लिए क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, इसी को चलना भी चाहिए। कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक पार्टी का नाम डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगर ये अपने लिए नुकसान करते हैं तो दीगर पार्टीज़ भी जो हैं वो भी तो हमें सीरियस नज़र नहीं आती हैं। अगर हम इस्लाहात की बात को ले लें, वो भी सिर्फ नारों की हद तक बहुत सारी बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो बात ज़रूर करती हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा, ऑन ग्राउंड काम नहीं हो रहा। देखें, 2-3 पार्टियां ही मेजर रह जाएंगी सिंध में। अब इमरान खान जा रहे हैं, गालिबन 25 को जा रहे हैं सक्कर, और अगर इमरान खान सिंध में उसको वो रिस्पांस मिलता है जो पंजाब में है, और फिर इस मुल्क में नून लीग का और पीपल्स पार्टी का नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक कह सकते हैं, नून का और पीटीआई का मुकाबला होगा, और बहुत सारे लोग आप देखेंगे इन्हीं 45 दिनों में या 60 दिनों में अपनी अपनी पार्टियों से इधर उधर हो जाएंगे। और नून लीग की कैबिनेट जो है ये बना लें। कैबिनेटें बनाना क्या होता है? जो अभी तक कैबिनेट नहीं बना सके वो 45 दिन में स्टपनी प्राइम मिनिस्टर चलाएगा क्या इस मुल्क को? ठीक।
अच्छा, मुझे टाइम भी हमारे पास थोड़ा रह गया है। इलेक्शन के हवाले से आपको लग रहा है कि इलेक्शन इसी साल हो जाएंगे? क्योंकि ये बात आपने पहले भी की है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं 2018 से पहले ही इंतखाबात आपको नज़र आते हैं। मैंने कहा था नवाज शरीफ की हुकूमत 17 में नहीं होगी जी। इन्होंने मुझे 3 जगह जलसों में कहा अजान भी हो रही है, अल्लाह को तकब्बर और गुरूर पसंद नहीं। इन्होंने कहा शेख रशीद असम्बली में नहीं होगा। मैं असम्बली में भी था, वो असम्बली में नहीं थे, और मैं उनकी सीट पे इलेक्शन लड़ा, बेशक हार गया। ये अजानें गवाही दे रही हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि नवाज शरीफ बड़ा बोलने से डरो। मैं आम आदमी हूँ, मस्कीन आदमी हूँ। मेरा बाप एक आम आदमी था और मेरा ख़ानदान सिर्फ एक, मैं अकेला आदमी हूँ। अकेली सीट में मानता हूँ। अल्लाह ने, वो कहते हैं अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलीलिम वरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सजील फजअलहुम कासिफिम माकूल। उसने अबाबीलों से अबराहा के हाथियों को मरवा दिया था। ये अकेली सीट जो है ना, अबराहा के हाथी के लिए वही साबित हुई है जो अबाबील ने 62F की कंकरी मारी और ढेर हो गया। गुड वन। इसके साथ आई थिंक वी शुड वाइंड अप द शो। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।